नमस्कार। मैं चंद्रमोहन कृषि जागरण के YouTube चैनल न्यूज़ बुलेटिन से आपका स्वागत करता हूं। आज 3 जनवरी हो गई है और हम अब ये देखेंगे कि किस तरीके से जनवरी माह के अंदर कितने सारे ऐसे समारोह होने वाले हैं जिनमें किसानों का भला हो सकेगा। सबसे पहले तो ये है कि जालंधर के अंदर जो लवली यूनिवर्सिटी है वो एक साइंस कांग्रेस का आयोजन उसने वहाँ हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया सुबह। और उसके बाद वहाँ पे जो हमारे विज्ञान मंत्री हैं श्री हर्षवर्धन जी और स्मृति ईरानी जी जो कि कपड़ा मंत्री हैं, ये सब भी उपस्थित थे। उसके बाद उसमें इस तरीके की बातें आ रही हैं जैसे एग्रीकल्चर से, बायोटेक्नोलॉजी से किस तरीके से किसानों को फ़ायदा हो सकेगा। इस बार पूरा जोर जो वैज्ञानिकों का है वो ये है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे विकसित हो जिससे कि किसानों का भला हो सकेगा। ये तो बात थी आज की और आज के से लेके 7 जनवरी तक की। लेकिन एक और आगे 2 दिन के बाद 5 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक जो कि 10वां ऐसा समारोह होने वाला है जो कि भुज में हो रहा है। उसमें ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि डेयरी के भी हैं, पॉपेट उसके भी हैं, मतलब आपके लिए जानवरों के लिए भी हैं। आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से नई तकनीक के जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और भुज से निकलते हैं अगर गुजरात से हम, तो गुजरात में ही एक और वाइब्रेंट गुजरात होने वाला है 18 से 22 तक। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आने वाली हैं कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आने वाला जो टाइम है वो इस तरीके से है कि नया भारत में क्या होगा, ये एक कहने की बात है। और जब अंतिम सप्ताह आने वाला है इसका जनवरी का, तो उसमें 8th एडिशन जो है 25 से 29 तक कृषि महोत्सव का है जो कि नासिक में होने वाला है। हम इन सब के साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको तरह तरह की खबरें जो कि आपसे रिलेटेड होंगी आपको बताते रहेंगे। आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा न्यूज़ पोर्टल देखिए www.krishijaagaran.com, इंग्लिश में भी देखिए, हिंदी में भी देखिए, और अब जहाँ भी है हमारी 9 भाषाओं में ये पोर्टल में खबरें आ रही हैं। और उसके बाद हमारा YouTube तो आप देखते ही हैं। आपको कोई सुझाव हो या कुछ हो तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए आज नया क्या है। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक राय। आज मैं आप लोगों को कर्ज माफ़ी से जुड़े हुए एक खबर के बारे में बताऊंगा जो कि इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। और चर्चा का विषय बनने का सबसे बड़ा वजह यह है कि ये जो खबर है वो लीक से हटकर है। विदित हो कि जहां अर्थशास्त्री यह कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ी बैंकों के लिए बुरा तो होता ही है, किसानों के लिए भी बुरा होता है। इसके कर्ज माफ़ी की उम्मीद में जो किसान होते हैं वो कर्ज देना बैंकों को बंद कर देते हैं, जिससे जो बैंक होते हैं वो भी सुस्त हो जाते हैं। और जब तक सरकार उनका कर्ज वापस नहीं करती है तब तो वो भी किसानों को लोन देना बंद कर देते हैं। इसका बुरा प्रभाव ये पड़ता है कि जो किसान होते हैं उनको कर्ज नहीं मिल पाता है, तो जो साहूकार होते हैं उनसे कर्ज देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका उन्हें बाद में जाके ज़्यादा ब्याज भी देना पड़ता है और उनको उससे काफ़ी नुकसान भी होता है। लेकिन और कुछ अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि जब बैंक कर्ज देते हैं तो जो किसान जो होते हैं वो कर्ज लेके सुस्त पड़ जाते हैं और बैंकों को कर्ज नहीं देते हैं। लेकिन यूपी का एक ऐसा किसान है जो कर्ज माफ़ी वहाँ पर हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपना कर्ज खुद दिया है। इसके लिए उसने बैंक में जाकर एक एप्लीकेशन दिया ब्रांच मैनेजर को वहाँ के, और बोला कि मैं अपना कर्ज मैं खुद वापस करूँगा, मुझे कर्ज माफ़ी का फ़ायदा नहीं चाहिए। एक किसान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के पृथ्वीपुर नामक गांव का रहने वाला है, जिसका नाम नागा कुशवाहा है। इन्होंने बाकायदा बैंक को पत्र दिया था और बोला था कि मेरा जो कर्ज है उसे माफ़ ना किया जाए, मैं खुद उसे दूंगा। गौरतलब है कि जहां किसान कर्ज माफ़ी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, वे दिनों दिन राजनीतिक दलों के लिए औजार बनते जा रहे हैं। ऐसे समय में धारा के विपरीत चलकर नागा कुशवाहा ने एक ऐसा मिसाल पेश किया है जिसे किसानों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। किसान नागा कुशवाहा का मानना है कि कर्ज माफ़ करवाने के बाद सरकार किसी न किसी तरीके से उनसे पैसा ले ही लेती है। ऐसे में इससे अच्छा है कि मैं अपना पैसा खुद ही सरकार को पे करूं और आगे चलकर बैंक से मुझे कर्ज लेने में कोई दिक्कत भी ना हो। क्योंकि अगर मैं कर्ज अपना माफ़ी करवाता हूं तो जो बैंक है वो मुझे आगे चलकर
पैसा देने में थोड़ा आनाकानी करेगी या कोताही बरतेगी। लेकिन अगर मैं अपना कर्ज अगर दूंगा तो उसका मुझे आगे भविष्य में भी मतलब फ़ायदा होगा। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जिस बैंक से नागा कुशवाहा ने कर्ज लिया था, वहाँ के ब्रांच मैनेजर ने ये कहा है कि ये जो नागा कुशवाहा जी का जो कदम है वो एक ऐतिहासिक है। इससे पहले ऐसा उनके ब्रांच में ऐसा किसी ने किसान ने भी नहीं किया था। गन्ना और हल्दी की खेती करते हैं जिसमें उन्हें अच्छा खासा लाभ भी होता है। इन्होंने बैंक से 1,06,000 का कर्ज लिया था और इसके बाद इन्होंने चुकता करके मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 36,000 रुपया ले भी लिया है। लेकिन उन्होंने अपना जो कर्ज पहले जो लिया था पूरा चुकता कर दिया। ऐसे ही और खबरों की विस्तृत रूप में जानकारी पाने के लिए आप हमारे www.krishijanal.com पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, मैं किशन अग्रवाल आज आपको बताने जा रहा हूँ व्यापार के बारे में। केंद्र सरकार युवाओं को रोज़गार देने के लिए कई तरह के प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए उसने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कई तरह की नई योजनाओं को शुरू किया है। सरकार का ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ये है कि युवाओं को अपने दम पर सशक्त बनाने का काम किया जाए। सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के तहत फंड उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत आप अपना खुद का रोज़गार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। स्टार्टअप इंडिया के लिए अगर आपको रोज़गार शुरू करना है तो सबसे पहले आप सरकार के स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे। इसके बाद वहां पर जाकर स्टार्टअप इंडिया के लिए जो फॉर्म है उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पर सरकार की कुछ शर्तें हैं। उसमें फ़ंड केवल उसी को दिया जाएगा जिन कंपनियों का टर्नओवर 5 साल से ज़्यादा का वक्त हुआ हो। इसके अलावा जिनका सालाना टर्नओवर 25 करोड़ रुपए तक का है। इसके अलावा जो कंपनी केवल इनोवेशन, उपकरण और कुछ नए काम को करने के बारे में सोच रही हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार कानूनी प्रक्रिया को काफ़ी आसान बनाती है। चूँकि व्यापार को शुरू करने में कई तरह के कानूनों और टैक्स का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के फॉर्म पर जब आप जाएंगे तो खुद ब खुद आप जब इसको लॉगिन करेंगे तो ये सारी उलझनें आपको दूर हो जाएंगी। इसीलिए स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार व्यापार को सरल बनाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। उनका उद्देश्य है कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दम पर सशक्त बने और नौकरी की तलाश करने की बजाय दूसरों को रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिए आगे बढ़ें। इसके अलावा अगर आपको इसके जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कृषि जागरण पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नीमच में बनेगी हाईटेक औषधि मंडी। दरअसल चंगेरा में आधुनिक कृषि उपज मंडी का कार्य चल रहा है। ये मंडी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इस ऑनलाइन कृषि उपज मंडी की नीलामी के साथ ही सीसी रोड, विद्युतीकरण, प्रयोगशालाएं, एजेंसियां, सीसीटीवी कैमरे, एटीएम अधिक ऐसी सुविधाएं मिलेंगी। इन सभी सुविधाओं से किसानों को किसी की तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो यह हाईटेक मंडी करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार होगी। फिलहाल करीब 21 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले कार्यों को पूरा किया जा रहा है। जुलाई तक मिलेगी लहसुन मंडी। चंगेरा में 8 हेक्टेयर में लहसुन और प्याज की मंडी पर काम चल रहा है, जो इस साल मई तक पूरे होने की उम्मीद है। 50 करोड़ की लागत से बनेगी औषधि मंडी। केंद्र सरकार ने पूरे भारत में औषधि मंडी के लिए नीमच को सिलेक्ट किया है। इस नई औषधि मंडी को 8 हेक्टेयर में 50 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रभाकर मिश्रा। अगर हम देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो एक मौसमी सिस्टम इसमें उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के सटे हुए इलाकों में बना हुआ है। ऐसी ही एक ट्रम्प रेखा पंजाब राज्य से दक्षिणी राजस्थान की तरफ बढ़ रही है और ऐसा ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बांग्लादेश के तटीय इलाकों में बना हुआ है। अगर पिछले 24 घंटों की बात करते हैं तो उस समय मौसम का हाल कुछ यूँ ही रहा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ मध्यम बारिश देखने को मिली। उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा के 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश देखने को मिली है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश हुई है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में ज़्यादातर क्षेत्रों में तापमानों में न्यूनतम बढ़ोतरी की गई है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश में 1-2 हिस्सों में पाला देखने को मिला है। अगर हम
आने वाले मौसम 24 घंटे की बात करते हैं तो मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हल्की बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ जगह पर भारी बारिश होने के साथ हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब मध्यम घना कोहरा छाया रहेगा। विदर्भ और तेलंगाना में शीतलहर की स्थिति भी बनी रहेगी। नमस्कार, इस वक्त बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा शर्मा। आज हम बात करेंगे ऐसी घास के बारे में जिसके सेवन से पशुओं के दूध उत्पादन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी होती है। क्योंकि हरी बरसीम में बहुत जल्दी कीट लगता है, पर मक्खन घास में कीट लगने की समस्या नहीं होती। यह घास सर्दियों में उगाई जाती है। इस घास की बुवाई अक्टूबर से दिसंबर माह में की जाती है। इसकी बुवाई यदि अक्टूबर माह में की जाए तो आप इसकी कटाई 35 से 40 दिनों के अंदर कर सकते हैं। इसकी दूसरी कटाई 20 से 25 दिनों के अंदर की जा सकती है। मक्खन घास की साल भर में 5 से 6 बार आसानी से कटाई की जा सकती है। इसके अंदर 14-15% प्रोटीन होता है। इसके बीज बाजार में आसानी से खरीद सकते हैं। इसकी बिक्री सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा में होती है। इसको 150 टन से भी ज़्यादा किसानों ने खरीदा है। इसका बीज बाजार में 400 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है, जिसका pH लेवल 6.5 से 7 तक होता है। यह एक शीतकालीन चारा फसल है जो मैदानी और पहाड़ी इलाकों में उगाई जा सकती है। यह 10-15 दिन में अंकुरित होना शुरू हो जाती है। इससे बरसीम के साथ भी बोया जा सकता है। इसके बीज अंकुरण प्रक्रिया में 2 से 3 सप्ताह में एक बार सिंचाई की ज़रूरत होती है। यह पशुओं के लिए काफ़ी पौष्टिक और फायदेमंद है। इसके सेवन से पशुओं के दूध उत्पादन में 25 से 30% तक बढ़ोतरी होती है। इसकी बुवाई यदि अक्टूबर माह में की जाए तो इसकी कटाई 35 से 40 दिनों के अंदर हो जाती है। इसको 150 टन से भी ज़्यादा किसानों ने खरीदा है। इसका बीज बाजार में 400 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। धन्यवाद। नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं जिमी। तो आज मैं बात करूंगा भारत में विभिन्न प्रकार के हो रहे मशरूम की खेती के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो मशरूम की एक किस्म है वो है बटन मशरूम। बटन मशरूम, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में इस वक्त जो है मशरूम की खपत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और काफ़ी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे भोजन के रूप में, चाहे किसी भी अन्य प्रकार के रूप में। इसकी जो खपत है वो लगातार देश में बढ़ती जा रही है। तो इस कारण ये हो रहा है कि किसान जो है वो परंपरागत खेती को छोड़कर कई किसान इसको अपनाते जा रहे हैं। धीरे धीरे क्या है कि मशरूम की खेती देश में बढ़ रही है। हालांकि इसकी अगर खेती की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा किसी तरह की परेशानी नहीं होती है किसानों को। एक खेती के लिए एक जगह सुनिश्चित करनी होती है, वहाँ पे आपको एक झोपड़ी बनाकर और उस झोपड़ी का तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना होता है, जो कि ठंडा हो इस मौसम में। और इसकी तैयारी आप अक्टूबर-नवंबर से कर सकते हैं लगभग, और ये 7 महीने तक चलती है। तो इसकी तैयारी आप अक्टूबर-नवंबर से कर सकते हैं और उसके बाद इसकी तुड़ाई जो है वो दिसंबर से स्टार्ट हो जाती है। लगभग 3 महीने की इसकी तुड़ाई चलती है। तो कुल प्रक्रिया इसकी 7 माह की होती है, जिसमें आपका 3 महीना इसमें लगभग तुड़ाई होता है और 3 महीना इसका प्रोसेसिंग है जो कि इसकी तैयारियों में लगती है। और अगर वहीं इसमें होने वाले मुनाफे की अगर बात करें तो इसमें अगर मुनाफा देखा जाए तो लगभग एक सीज़न में किसान इससे लगभग 50,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। ये एक छोटा सा, अगर छोटे से जगह पे आप अगर करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बड़े एरिया में, बड़े लेवल में अगर इसकी खेती करते हैं बटन मशरूम की, तो इसकी और ज़्यादा आप मुनाफा जो है वो उसका रेशियो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे अनुसार आप एक बार ज़रूर इसके बारे में समझें, पढ़ें और कृषि जागरण से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस तरह की आपको जानकारी चाहिए कि किस तरह से खेती की जा सकती है या कहाँ पर इसकी उपलब्ध है, क्या मात्रा है, सब कुछ जो है वो जानकारी कृषि जागरण के माध्यम से आपको मिलेगी। धन्यवाद।